नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो न केवल साहित्यिक दुनिया में बल्कि हमारे दिलों में भी एक खास जगह रखती है। आज हम फ्योडोर दोस्तोवस्की के क्राइम एंड पनिशमेंट की दुनिया में जा रहे हैं। ये किताब 1866 में प्रकाशित हुई थी और तब से यह एक क्लासिक मानी जाती है। ये नॉवेल एक मास्टरपीस है, इंसानी दिमाग की गहराई में एक डाइव। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को कैसे समझते हैं। ये कहानी है जुर्म और उसके नतीजों की, गिल्ट की और रिडेम्पशन की उम्मीद की। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक गलती हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। दोस्तोवस्की हमें रास्कोल्निकोव के सफर पर ले जाते हैं, एक जवान लड़का जो गरीबी और अपने खतरनाक विचारों से जूझ रहा है। उसकी मानसिक स्थिति और उसके संघर्ष हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। कहानी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की अंधेरी गलियों में शुरू होती है, जहां हम एक जुर्म का इंसानी रूह पर असर देखते हैं। यह शहर की गहराई और उसकी अंधेरी गलियों का एक प्रतीक है। ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है। यह हमें दिखाती है कि कैसे हमारे विचार और भावनाएं हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं। ये उन चॉइसेस की कहानी है जो हम करते हैं और उनकी कीमत चुकाते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सही है और क्या गलत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि क्राइम एंड पनिशमेंट एक ऐसी कहानी है जो आपको पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक याद रहेगी। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आपके दिल में एक गहरी छाप छोड़ेगा। मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर रोडियन रास्कोल्निकोव से। वो एक यंग मैन है जो अपने विचारों और भावनाओं में उलझा हुआ है। वो एक फॉर्मर स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट लेकिन गरीब, सेंट पीटर्सबर्ग में सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उसकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी खराब है कि उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रास्कोल्निकोव समाज के अन्याय के खिलाफ गुस्से और नाराजगी से भरा है। उसे लगता है कि दुनिया में इनइक्वालिटी और करप्शन ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। वो खुद को ट्रैप्ड और होपलेस महसूस करता है। उसकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैं दुनिया को ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में बंटा हुआ देखता हूँ। ऑर्डिनरी लोग बस जीते हैं, जबकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग इतिहास बनाते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग जैसे नेपोलियन कानून से ऊपर हैं। उनके एक्शंस को उनके महान उद्देश्यों के लिए सही ठहराया जा सकता है। वो बड़े मकसद के लिए बुरे काम भी कर सकते हैं। उनके लिए नैतिकता और कानून के नियम अलग होते हैं। मुझे लगने लगा है कि मैं भी इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में से एक हूँ। मेरे पास भी वो क्षमता है जो दुनिया को बदल सकती है। ये खतरनाक बिलीफ उसकी डेस्परेशन से भड़ककर उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले जाता है। वो अपने विचारों में इतना खो जाता है कि सही और गलत का फर्क भूल जाता है। वो खुद को कन्विंस कर लेता है कि वो एक परफेक्ट क्राइम कर सकता है, एक ऐसा क्राइम जो उसकी थ्योरी को सही साबित करेगा। उसे लगता है कि ये क्राइम उसकी सारी समस्याओं का हल है, एक ऐसा क्राइम जो उसकी थ्योरी को सही साबित करेगा। लेकिन क्या वो अपने इस बिलीफ के साथ जी पाएगा, या ये उसे और भी गहरे अंधकार में धकेल देगा? रास्कोल्निकोव की नजर अलियोना इवानोवना पर पड़ती है, एक लालची पॉन ब्रोकर। वो उसे एक पैरासाइट समझता है जो दूसरों की मिजरी से फायदा उठाती है। वो खुद को समझाता है कि उसे मारना समाज की सेवा होगी। मैं मर्डर को बड़ी केयरफुली प्लान करता हूँ, एक ट्विस्टेड सेंस ऑफ जस्टिस और अपनी गरीबी से ड्रिवन। ये काम बहुत ही ब्रूटल और कोल्ड ब्लडेड है। रास्कोल्निकोव अलियोना इवानोवना को मार देता है और पैनिक में उसकी इनोसेंट बहन लिजावेता को भी मार देता है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। जुर्म हो चुका है, लेकिन असली सजा अब शुरू हो रही है। गिल्ट और पैरानोया रास्कोल्निकोव की सैनिटी को खाने लगते हैं। उसके हाथों का खून उसके कामों की कांस्टेंट याद दिलाता है। मर्डर्स के बाद रास्कोल्निकोव बदल जाता है। कॉन्फिडेंट, सेल्फ राइचस जवान लड़का अब नहीं रहा। उसकी जगह एक डरा हुआ और पैरानॉइड साया है। उसे नाइटमेयर्स और हेलुसिनेशंस परेशान करते हैं। वो गिल्ट और फियर से घिरा हुआ है। मैंने एक इंसान नहीं, एक प्रिंसिपल को मारा है। मैंने प्रिंसिपल को मारा, लेकिन मैं उस पार नहीं गया, मैं इसी तरफ रहा। फिर भी उसका गिल्ट और फियर कुछ और ही कहानी कहते हैं। वो आइसोलेटेड हो जाता है, अपने दोस्तों और परिवार से दूर हो जाता है। वो एक साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट में फंस जाता है, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से बच नहीं पाता। रास्कोल्निकोव की डार्क दुनिया में भी उम्मीद की किरणें हैं। हम मार्मेलादोव से मिलते हैं, एक ड्रंकर्ड जो रास्कोल्निकोव से दोस्ती करता है। मैं गरीब और दबे कुचले लोगों की तकलीफ को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम सोनिया से भी मिलते हैं, मार्मेलादोव की बेटी।
सोनिया अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन में मजबूर है। अपनी मुश्किलों के बावजूद सोनिया काइंडनेस और फेथ की एक मिसाल बनी रहती है। मैं कंपैशन और सेल्फलेसनेस को एम्बॉडी करती हूँ। मार्मेलादोव और सोनिया दोनों अपने अपने तरीके से रास्कोल्निकोव को एम्पैथी और प्यार की ताकत दिखाते हैं। उनकी प्रेजेंस उसकी जिंदगी में भले ही इनसिग्निफिकेंट लगे, उसके इवेंचुअल रिडेम्पशन के सीड्स बोती है। मिलिए डिटेक्टिव पोर्फायरी पेट्रोविच से, एक कनिंग इन्वेस्टिगेटर जिसे मर्डर सॉल्व करने का काम सौंपा गया है। मुझे शुरू से ही रास्कोल्निकोव पर शक है, लेकिन मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन की बजाय पोर्फायरी रास्कोल्निकोव के साथ दिमाग का खेल खेलता है। वो रास्कोल्निकोव के आसपास घूमता है, हिंट्स देता है, डाउट के सीड्स बोता है, इस उम्मीद में कि वो मेंटली टूट जाएगा और कन्फेस कर देगा। हमारी बातचीत एक चेस के गेम जैसी है, हर मूव केयरफुली कैलकुलेट की हुई। पोर्फिरी की प्रेजेंस कहानी में टेंशन का एक और लेयर ऐड करती है। वो जस्टिस के इनएस्केपेबल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, लीगल और मॉरल दोनों। पोर्फिरी की इन्वेस्टिगेशन और अपने गिल्ट के प्रेशर से रास्कोल्निकोव टूटने लगता है। रास्कोल्निकोव, तुम्हें कन्फेस करना चाहिए। ट्रू रिडेम्पशन सिर्फ अपने सिंस को एक्नॉलेज करने से ही मिल सकती है। एक लंबे इंटरनल स्ट्रगल के बाद रास्कोल्निकोव मर्डर्स को कन्फेस कर देता है। मुझे साइबेरिया में 8 साल की हार्ड लेबर की सजा सुनाई गई है। ये एक लीगल पनिशमेंट है, लेकिन ये उसके रिडेम्पशन के जर्नी की भी शुरुआत है। कन्फेशन दर्दनाक होते हुए भी रास्कोल्निकोव के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने और कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने की तरफ एक कदम है। साइबेरिया के हार्श माहौल में रास्कोल्निकोव अपनी सजा शुरू करता है। यहाँ की ठंडी हवाएं और बर्फीली जमीनें उसकी आत्मा को भी ठंडा कर देती हैं। लेकिन इस बर्फीले कैद खाने में भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण छुपी होती है। वो अभी भी अपने पास से हॉन्टेड है, लेकिन उसे सोनिया में उम्मीद की किरण भी दिखती है, जो उसे साइबेरिया फॉलो करती है। सोनिया का प्यार और उसकी अनवेवरिंग फेथ रास्कोल्निकोव के दिल में एक नई रोशनी जलाते हैं। वो उसे याद दिलाती है कि हर अंधेरे के बाद एक सवेरा होता है। तकलीफ, मेहनत और मेरे अटूट प्यार और विश्वास के जरिए रास्कोल्निकोव धीरे धीरे रिडेम्पशन पाने लगता है। हर दिन की कठिनाइयां उसे और मजबूत बनाती हैं। वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है और हर पसीने की बूंद उसे अपने पुराने पापों से दूर ले जाती है। वो ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस और प्यार की इम्पोर्टेंस सीखता है। उसे समझ आता है कि सच्ची शक्ति क्षमा में है और सच्चा साहस अपने गुनाहों को स्वीकार करने में है। वो अपने अंदर की नफरत और गुस्से को छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता है। क्राइम एंड पनिशमेंट सिर्फ क्राइम और पनिशमेंट की कहानी नहीं है। ये रिडेम्पशन की और डिस्पेयर के बावजूद उम्मीद की पॉसिबिलिटी की कहानी है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने सबसे बुरे समय में भी अपने अंदर की अच्छाई को खोज सकता है। ये हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में भी रोशनी मिल सकती है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमारे दिल में सच्चाई और अच्छाई है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्राइम एंड पनिशमेंट पर एक नजर। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकते हैं? क्या हम भी अपने अंदर की अच्छाई को खोज सकते हैं? ये एक ऐसी कहानी है जो आपको आखिरी पन्ना पलटने के बाद भी लंबे समय तक याद रहेगी। ये कहानी हमें अपने अंदर झांकने और अपने कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। ये एक रिमाइंडर है कि हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन रिडेम्पशन का रास्ता हमेशा खुला रहता है। चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, अगर हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करें तो हमें माफी और मुक्ति मिल सकती है। अगली बार तक सेफ रहिए, अवेयर रहिए और क्राइम से दूर रहिए। याद रखिए, हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है और हर गलती के बाद एक सुधार का मौका।